वेलकम टू एजुकेशन स्वागत है। फ्रेंड, आज हम देखेंगे 1 सितंबर 2023 का करंट अफेयर जो कुमार गौरव सर द्वारा सुबह 6 बजे पढ़ाया जाता है। उसको हम कम समय में आपको कवर कराते हैं। यदि आपको इसका हैंड रिटन नोट पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल इजी एजुकेशन पर चले जाइए। आपको यहाँ पर इसका टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा जो आप रिविजन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो आइए हम आज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ से लॉन्च की गई है? तो मेरा बिल मेरा अधिकार किस राज्य ने लॉन्च की है? तो देखते हैं। देखिए, असम, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली, दमन और दीव। तो उपयुक्त सभी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, उपयुक्त सभी। किसने किसने लॉन्च किया है? असम, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली, दमन दीव, जो कि ये सभी राज्य ने मेरा बिल मेरा अधिकार लॉन्च किया। अब आज समझते हैं कि मेरा बिल मेरा अधिकार क्या है। तो देखिए, मेरा बिल मेरा अधिकार को लॉन्च करने वाला कौन सा है? तो वित्त मंत्रालय है। इसे भी याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए, किस 12 माह के लिए स्टार्ट हुआ है। कितने माह के लिए स्टार्ट हुआ है? 12 माह के लिए। यह एक प्रोत्साहन योजना है जिसमें आपको एक लकी ड्रा के माध्यम से 1 करोड़ रुपये का इनाम दिया जाएगा। 1 करोड़ रुपये के इनाम का मतलब यदि आप कोई सामान खरीदते हैं तो आप उस सामान की बिल लीजिए और बिल को अपलोड कर दीजिए और उसमें से आपको लकी ड्रा चुना जाएगा और लकी ड्रा को 1 करोड़ रुपये का इनाम की राशि दी जाएगी। आप कोई भी सामान खरीद दीजिए, आपको उसका बिल लेना है और अपलोड कर देना है और उसके माध्यम से लकी ड्रा चुने जाएंगे। उसी में से उन लोगों को 1 करोड़ की इनाम राशि दी जाएगी। अब देखिए, किन किन राज्यों में हुआ है और किन किन यूटी में हुआ है, तो इसे देख लेते हैं। तो अभी देखिए, जो 3 राज्य हैं, असम, गुजरात, हरियाणा, ये 3 राज्य में हुआ है। और यूटी अगर पूछ लिया जाए, केंद्र शासित प्रदेश, तो दमन, दीव और नागर हवेली और पुडुचेरी में स्टार्ट किया गया। अभी इतने राज्यों में स्टार्ट किया, धीरे धीरे पूरे देश में लागू होगा। आगे अपना ललंटा प्रश्न देख लेते हैं आज का हम। देखिए, जीएसटी काउंसिल का उल्लेख किस संविधान में है? तो जीएसटी काउंसिल का उल्लेख 279A के आर्टिकल में है। इसे भी याद रखिए। अब देखिए, आपसे पूछा जीएसटी किस अनुच्छेद में? तो जीएसटी जो है 246A के अनुच्छेद में। इसे भी याद रखिए। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री। इसे भी याद रख सकते हैं। आगे है, संविधान की समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? यदि आपसे पूछ लिया जाए संविधान सभा की समवर्ती सूची में के वर्तमान में कितने विषय हैं, तो 52 विषय हैं। मूल में कितने थे? 47 में। मूल संविधान में 47 विषय थे और वर्तमान में 52 है। आगे आते भैया, देखिए, जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया? जीएसटी किस समिति पर? तो विजय केलकर की समिति पर लागू किया गया। इसे भी याद रखते हैं। आइए हम जीएसटी की पूरा हिस्ट्री ही देख लेते हैं। जीएसटी क्या है, कब से कैसे है, क्या, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। इसे याद रखिए, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। लागू कब से हुई थी? 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी। संविधान संशोधन कौन सा है? संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन है। यदि पूछा जाए समिति किसके समिति से बनी थी, तो विजय केलकर समिति, आपको ऊपर बताया गया। और जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य आपसे पूछ लिया जाए, भारत में पहला राज्य कौन था? तो असम था। इसे भी याद, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? असम। अब पूछ लिया जाए किस सूची में आता है? तो देखिए, भारत में संविधान में 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये समवर्ती सूची में जीएसटी आता है। इसे भी याद रख सकते हैं। अब जो कि जीएसटी का किस अनुच्छेद में आता था? अनुच्छेद 246A में आता है। और जीएसटी काउंसिल अभी आपको बताया गया, जीएसटी काउंसिल किस में आती है? 279 में आता है। इसे भी याद रखिए। आगे अब देख लीजिए, हमारे समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची जो है, इसमें कितने कितने विषय मूल में थे और कितने कितने विषय वर्तमान में हैं। तो देखिए, राज्य सूची में मूल संविधान में 66 विषय थे और लेकिन वर्तमान में घट करके 61 हो गए। इसे भी याद रखिए। संघ सूची में मूल में 97 थे, जिससे बढ़कर 100 हो गए हैं। इसे भी याद रखिए। असमवर्ती सूची में 47 थे, जो बढ़कर 52 हो गए हैं। इसे भी याद रखिए। चलिए आगे आते हैं भैया जी। आगे प्रश्न नंबर 2 हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा का संबंध किससे है? तो आपको बताना है कि जो कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा का संबंध किससे है? फ्रांस से, कनाडा से, ब्राजील से, युगांडा से। देखिए, यहाँ पर जो है कि कंपाला किसकी राजधानी है? तो कंपाला जो है युगांडा की राजधानी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युगांडा। तो फ्रेंड्स आगे आते हैं। देखिए, आप कंपाला मंत्री स्तरीय की घोषणा क्या है?
तो देखिए कहाँ पर हुआ है, तो आपको अभी बताया गया युगांडा कंपाला में हुआ है। अब कब इसको घोषणा पत्र को साइन किया जाएगा, तो 4 सितंबर 2023 को नैरोबी केन्या में जो यूएनईपी की बैठक होगी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की जो बैठक होगी, उसमें सिग्नेचर किया जाएगा, जिसमें 48 अफ्रीकी देश इस पर हस्ताक्षर करेंगे। अब देखिए ये घोषणा पत्र क्यों लाया गया, जो कंपाला मंत्री स्तरीय का घोषणा पत्र है क्यों लाया गया, इसे समझिए। देखिए जलवायु परिवर्तन का प्रवासन या माइग्रेशन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए इसे लाया गया है। अफ्रीका में जलवायु परिवर्तन पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए ये लाया गया है, इसे याद रखिए। आगे चलते हैं, ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। देखिए एक होता है कुनमिंग घोषणा पत्र। कुनमिंग घोषणा पत्र किससे संबंधित है, COP15 जो मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था जैव विविधता पर, COP15 उसके लिए कुनमिंग घोषणा पत्र हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो चीन ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो चीन ने, और चीन में ही कुनमिंग एक स्थान है, इसलिए इसका नाम कुनमिंग घोषणा पत्र रखा गया। आगे आते हैं भैया जी, सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र किससे संबंधित है, तो सेंट पीटर्सबर्ग जो 29 जुलाई 2010 को हुआ था, कहाँ हुआ था, रूस में, और किससे संबंधित है, तो बाघों की संख्या को दुगना करना इसका संबंध है, इसे भी याद रखें। आगे आते हैं भैया, देखिए मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। देखिए मकर रेखा को काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी, जो अफ्रीका में पड़ती है। यदि आपसे पूछ लिया भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो कांगो नदी है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी तो माही नदी है। कांगो नदी भी साउथ अफ्रीका में, लिम्पोपो नदी भी साउथ अफ्रीका में, और जो माही नदी है वो भारत में है, इसे भी याद रख सकते हैं। आपसे अगर एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, तो ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा भी। चलिए आगे आते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, सहारा मरुस्थल का दक्षिण में विस्तार क्या कहलाता है, तो सहारा मरुस्थल का दक्षिण विस्तार साहेल प्रदेश कहलाता है, ये भी याद रखिए। आगे आते हैं, प्रश्न नंबर 3, हाल ही में खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए AI आधारित ओरान विमान किसने लॉन्च किया, तो आपको बताना है कि ओरान विमान क्या है। तो देखिए ओरान विमान को लॉन्च करने वाला कौन है, जो जासूसी खुफिया जानकारी करेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इजराइल। इजराइल देश जो है ओरान विमान को लॉन्च किया है। अब आते हैं ओरान विमान को देख लेते हैं क्या है। देखिए किसने लॉन्च किया है, तो इजराइल ने किया है। ये विश्व का पहला खुफिया जानकारी एकत्र करने वाला विमान होगा, जिसमें सेंसर, कैमरा और AI पर आधारित होगा, इसे भी याद रखिए। आगे देखिए ये 40 से 50 हज़ार फीट की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम है, ये भी याद रखिए। आगे ललन टॉप बात देख लेते हैं। देखिए MQ-9 रीपर ड्रोन ये किसका है, तो USA का है। हाल ही में भारत इससे खरीदने वाला है, ठीक है। तो MQ-9 रीपर ड्रोन किसका है पूछा जाए तो USA का है, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, इजराइल की सीमा किस सागर से लगती है, तो इजराइल की सीमा भूमध्य सागर से लगती है। आपसे पूछ लिया जाए इजराइल की सीमा किससे लगती है, तो भूमध्य सागर से लगती है, ये भी आपको बताना। अब देखिए आपसे पूछा है प्रबल क्या है। प्रबल जो हाल ही में कानपुर ने एक लॉन्ग रेंज वाली गन बनाई है, जिसका रेंज है 50 मीटर, इसे अब याद रख सकते हैं। प्रबल किसने बनाया है, तो कानपुर ने क्या है, एक लॉन्ग रेंज वाली गन है। आगे प्रश्न नंबर 4 हमारा है, हाल ही में चंद्रमा के 3 के प्रज्ञा रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किसकी पुष्टि की। अब देखिए चंद्रमा पर जो है कि हमारा चंद्रयान मिशन 3 हुआ था, कब हुआ था आपसे पूछ लिया जाए, तो कब हुआ था भैया जी इसको, तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था 2:35 पर। LVM-3 M4 बाहुबली रॉकेट से भेजा गया था, और 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर ये चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कर गया था, कौन, विक्रम। अब उसमें से रोवर निकला और वहाँ पर किसकी खोज की है, तो सल्फर की खोज की है। अब देखिए सल्फर की खोज करने वाला जो उपकरण लगा था, जो पदार्थों को खोज करने वाला उपकरण लगा था, उसको हम बोलते हैं लिप्स। क्या बोलते हैं, लिप्स उपकरण, इसको हम पेलोड बोलते हैं, जो रोवर में लगा था। इसने सल्फर की पुष्टि की है, कहाँ पर, चंद्रमा के साउथ पोल पर। अब देखिए लिप्स का फुल फॉर्म है लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका फुल फॉर्म है किसका फुल फॉर्म है, लिप्स का। तो आपसे पूछा जाए लिप्स का फुल फॉर्म क्या है, तो लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी इसका नाम है, अब इसे भी याद रख सकते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा भैया जी, क्या हो जाएगा कि चंद्रमा के साउथ पोल पर किसकी खोज की गई है, तो इस सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फर। चलिए आगे आते हैं, ललन टॉप बातें देख लेते हैं। आदित्य L1 मिशन किसके लिए, तो सूर्य के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया, इसे भी याद रखिए।
लूना 25 रूसी मिशन है जो चंद्र मिशन है, ये हाल ही में विफल हो गया, इसे भी याद रखिए। चंद्रयान फर्स्ट किस रॉकेट से भेजा गया? तो चंद्रयान फर्स्ट जो है PSLV C11 से भेजा गया और 2008 में भेजा गया, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, देखिए NVS-01 GSLV F-12 से भेजा गया, इसे भी याद रखिए। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है 5, हाल ही में किस राज्य के भदरवाह राजमा और रामबन सुलई शहद को GI टैग मिला है? तो देखिए भदरवाह राजमा और रामबन सुलई शहद जो है जम्मू कश्मीर के हैं, इन्हें GI टैग मिला है। किसको किसको मिला है? तो भदरवाह का लाल राजमा और रामबन सुलई शहद को। तो हमारा सही आंसर होगा भैया जी ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। अब देखते हैं हम GI टैग का पूरा हिस्ट्री देख लेते हैं। GI टैग क्या है? तो देखिए GI टैग 1999 का एक्ट है, इसे भी याद रखिए। आपसे पूछ लिया जाए GI टैग का एक्ट क्या है? तो 1999 का एक्ट है। ये पहली बार कब मिला था? तो दार्जिलिंग जो असम की चाय है उसको मिला था। तो पहली बार किसको GI टैग मिला था? तो असम के दार्जिलिंग चाय को मिला था और ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, इसे भी याद रखिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा मंत्रालय इसको देता है? तो मंत्रालय हमारा भैया है वाणिज्यिक मंत्रालय, इसे भी याद रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जाता है। आगे आते हैं, ललनटॉप प्रश्न देख लेते हैं आज का। बस होली पेंटिंग जम्मू कश्मीर की है जिसे GI टैग मिला है। कम्बम अंगूर तमिलनाडु को जो GI टैग है उसको मिला है, इसके लिए। सुंदरजा आम रीवा मध्य प्रदेश को GI टैग मिला है। जम्मू कश्मीर और राज्य से जम्मू और लद्दाख को नए केंद्र शासित प्रदेश कब बनाए गए? देखिए जम्मू कश्मीर को काटकर जम्मू और लद्दाख 2 नए यूटी बने, कब बने? आपसे डेट पूछा जाए तो डेट है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को एक जम्मू यूटी और एक लद्दाख यूटी बनाया गया। आगे आते हैं, अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में मछुआरों की सुरक्षा के लिए नभमित्र उपकरण का विकास किस मंत्रालय ने किया? तो नभमित्र क्या है? तो नभमित्र एक उपकरण है जो मछुआरों की सहायता के लिए बनाया गया, क्योंकि वह समुद्र में नाव लेके जाते हैं तो उससे लहरों और आने वाली विपत्तियों से बचाने के लिए जो उनके जहाज़ों पर एक क्या लगा दिया जाता है? एक उपकरण जो सीधे सैटेलाइट से अटैच रहता है और वह पूर्वानुमान मौसम का बताता है, जिससे मछुआरों को उसको सुरक्षा मिलती है। तो इसके लिए लॉन्च किया गया। तो नभमित्र उपकरण मछुआरों के लिए बनाया गया है। तो आपसे बताया किसने बनाया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा इसरो ने नभमित्र को बनाया है, इसे आप याद रखिए। नभमित्र को किसने बनाया है? तो इसरो ने बनाया है, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, अब देखिए इसरो के बारे में हम जान लेते हैं। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। अगर इससे हेड पूछा जाए तो इस समय हेड कौन है वर्तमान में? एस सोमनाथ हैं। आइए ललनटॉप प्रश्न देख लेते हैं। देखिए लीगो प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो हिंगोली महाराष्ट्र से संबंधित है। निसार क्या है? तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसका फुल फॉर्म है निसार का। आगे लुपेक्स मिशन क्या है? लुपेक्स मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, जिसमें इसरो और जापान की जाक्सा स्पेस एजेंसी जो है मिलकर इस लुपेक्स मिशन को पूरा करेगी। आगे अब देखिए, जो सिंगापुर उपग्रह को किस रॉकेट से भेजा गया था? तो PSLV C56 के माध्यम से सिंगापुर के उपग्रह को भेजा गया था। आगे प्रश्न नंबर 7 हमारा, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस 2023 कब मनाया गया? भैया जी आपसे पूछ लिया जाए विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये श्रवण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जिस दिन रक्षाबंधन था। ठीक है, और एक किनके? तो पाणिनि जो है, जो संस्कृत के व्याकरण थे, जिन्होंने संस्कृत के व्याकरण लिखे थे, पाणिनि, उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो देखिए इसको स्टार्ट कब से किया गया? तो 31 अगस्त 1969 को इसकी शुरुआत किया गया था। इसलिए संस्कृत दिवस हम कब मनाते हैं? भैया जी? तो संस्कृत दिवस हम मनाते हैं 31 अगस्त को मनाते हैं, इसे भी याद रख सकिए। अब देखिए पाणिनि जो है, इन्होंने अष्टाध्यायी जो है संस्कृत का व्याकरण लिखा था, अष्टाध्यायी उनकी पुस्तक का नाम है, आप इसे भी याद रख सकते हैं। तो पाणिनि ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अष्टाध्यायी, आप इसे भी याद रख सकते हैं। चलिए आगे आते हैं भैया जी। अब देखिए हमसे पूछा जाए कि हमारे जो कि भारत में कितनी शास्त्रीय भाषा या क्लासिकल लैंग्वेज है? तो देखिए संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, 6 क्लासिकल लैंग्वेज है हमारे भारत में। तो आपसे पूछ लिया जाए कितने क्लासिकल लैंग्वेज हैं? 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। आगे ललनटॉप देख लेते हैं।
देखिए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो विश्व वाला 10 जनवरी को और हिंदी राष्ट्रीय वाला कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। अब आपसे पूछ लिया जाए कि 12वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो इसका सम्मेलन हाल ही में फिजी में हुआ था। और पहला वाला कहाँ हुआ था, तो पहला वाला हुआ था 1975 में। कहाँ हुआ था, 1975 में नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, इसे भी याद रखिए। आगे, हिंदी भाषा के विकास के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो हिंदी भाषा के विकास के लिए 243 अनुच्छेद है। और संघ की भाषा का उल्लेख कौन से भाग में है, तो संघ की भाषा का उल्लेख भाग 17 में, जो 343 से 351 तक के बीच में है, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 8, मुंबई में लॉन्च होने वाला प्रोजेक्ट 70A का 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत कौन सा है। तो देखिए प्रोजेक्ट 70A क्या है, तो प्रोजेक्ट 70A के तहत जो है कि युद्धपोत बनाए जाते हैं। तो 7वां युद्धपोत बनाया गया है जो मझगांव डॉक लिमिटेड महाराष्ट्र की कंपनी इसने बनाया है। और देखिए 7वां कौन है, तो महेंद्रगिरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महेंद्रगिरी जो है कि 7वां युद्ध पोत है। अब हाल ही में जो कि 6वां था उसको INS बिंदगिरी, इसको उद्घाटन किसने किया था, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। जो 6ठे वाला है उसका नाम है बिंदगिरी। और 7वां वाला अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है INS महेंद्रगिरी, उसको किसने किया है, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसका उद्घाटन किया है, जो 1 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महेंद्रगिरी जो है 7वां और अंतिम युद्धपोत है। चलिए आगे आते हैं, अब देख लेते हैं ललन टॉप बातें देख लेते हैं। देखिए वरुणास्त्र क्या है, वरुणास्त्र है स्वदेशी टारपीडो जो हैवी वेट टारपीडो है। तो अब इसे याद रख सकते हैं, वरुणास्त्र क्या है, एक टारपीडो है। INS विक्रांत क्या है, तो INS विक्रांत पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। स्वदेशी मतलब देश का बना हुआ विमान वाहक पोत है। आगे प्रश्न 9, हाल ही किस देश में मूल निवासियों को संविधान में अधिकार देने हेतु ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह वॉइस टू पार्लियामेंट आयोजित किया जाएगा। अब देखिए किस देश ने अपने संविधान में ऐतिहासिक जनमत संग्रह कराने के लिए क्या चालू किया है, तो वॉइस टू पार्लियामेंट। वॉइस टू पार्लियामेंट किससे संबंधित है, आपको बताना है। वॉइस टू पार्लियामेंट ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट किया है, तो ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। तो आपसे बस खाली इतना पूछा जाए कि वॉइस टू पार्लियामेंट किससे संबंधित, तो ऑस्ट्रेलिया से। ये जनमत संग्रह है। ये जनमत संग्रह किस लिए कराया जाता है कि मूल निवासियों को संविधान में अधिकार दे या नहीं दे, इसके लिए मूल जनमत संग्रह कराया जा रहा है। तो आगे आते हैं, ललन टॉप बातें देख लेते हैं। अब देखिए हैरिस पार्क कहाँ है, हैरिस पार्क सिडनी में है और इसका नाम बदल करके लिटिल इंडिया रख दिया गया है। तो आप इसे याद रख सकते हैं, हैरिस पार्क का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, लिटिल इंडिया, इसे भी याद रखिए, जो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है सिडनी में। मालाबार युद्ध क्वाड देशों का समूह है जो मालाबार युद्ध करता है। इसमें कौन कौन है क्वाड में, तो भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, USA है, जापान है। ठीक है, ये चारों देश मिलकर एक युद्ध अभ्यास करते हैं जिसको हम मालाबार युद्ध कहते हैं। ये पहली बार कहाँ आयोजित हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार इसको होस्ट किया है। अब देखिए भारत की तरफ से कौन कौन सी जहाजें जाएंगी, तो भारत की तरफ से INS कोलकाता, INS सह्याद्री भारत की तरफ से भाग लेंगी, इसे भी याद रखिए। आगे प्रश्न नंबर हमारा अगला है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। तो देखिए समवर्ती सूची अभी हमने आपको बताया कि राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची, 3 सूची होती है, जिसमें से समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, इसे भी लिख लीजिए। आगे आते हैं, देखिए हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, इनको कब और किस ऑपरेशन के माध्यम से भारत में विलय किया गया। तो देखिए हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो 1948 के माध्यम से भारत में विलय किया गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से कराया गया था, और जम्मू कश्मीर को जो है महाराजा हरि सिंह के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से ये भारत में विलय हुआ था। इसे आप याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। आगे हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री NT राव की स्मृति में 100 रुपये का सिक्का जारी किया। देखिए अब द्रौपदी मुर्मू जी ने किसके स्मृति में 100 रुपये का सिक्का जारी किया, तो यह है NT रामाराव। NT रामाराव कहाँ के हैं, यह आंध्र प्रदेश के, जो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक फेमस कलाकार भी थे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के जो NT रामाराव हैं उनके स्मृति में द्रौपदी मुर्मू जी ने 100 रुपये का सिक्का जारी किया है, इसे भी याद रखिए। और ये क्या थे, आंध्र प्रदेश 3 बार CM रह चुके थे और एक फेमस कलाकार थे।
इनकी जन्म शताब्दी पर द्रौपदी मुर्मू ने 100 रुपये का सिक्का जारी किया। तो फ्रेंड्स क्लास कैसी लगी, लाइक पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।